वेलकम दोस्तों। आज सोम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक में सेकंड लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर करे थे वो थे स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था कि एक्सियल लोडिंग की वजह से रेक्टेंगुलर बीम या सर्कुलर बीम में कैसे डिफॉर्मेशन आता है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा इक्वल्स टू पी एल अपॉन में ए ई। फिर हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर बीम में अगर सेल्फ वेट की वजह से कितना एलोंगेशन आता है, इसी का हाफ हो जाता है। अगर आपने वीडियो देखा हो, आपको याद हो तो फिर लास्ट में मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे, आपको खुद ट्राई करने के लिए बोला था। वेल एंड गुड, अगर आपका आंसर आ गया। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, कल का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एक कॉनिकल बार के ऊपर हमें इलोंगेशन निकालना था ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। तो उससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो रेक्टेंगुलर बार के ऊपर उसके सेल्फ वेट की वजह से इलोंगेशन निकाल रखा है। अब हमें कॉनिकल बार में निकालना है। तो सेल्फ वेट की वजह से हमें ये पता है कि मैक्सिमम जो लोड लगेगा वो टॉप पे लगेगा और बॉटम पे जीरो लगेगा। तो यहाँ पर भी जो मैं ये फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए, इसको मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पी जो लोड है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर मैक्सिमम। तो जैसे हमने रेक्टेंगुलर बार के लिए हमने एक स्ट्रिप अज्यूम करा था ताकि उस स्ट्रिप पे जो लोड है वो यूनिफॉर्म हो जाए, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी एक स्ट्रिप अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलिए एक स्ट्रिप अज्यूम करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप अज्यूम करा जिसकी लेंथ है डी एक्स। ये जो स्ट्रिप है इस पे जो लोड लग रहा होगा वो नीचे के बॉटम पार्ट के लिए लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर बीम में जो एरिया था वो यूनिफॉर्म था, यहाँ पर एरिया भी जीरो से लेके ए तक जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो एरिया होगा इस स्ट्रिप में वो कुछ ए एक्स होगा, एक्स डिस्टेंस पे। तो मैंने मान लिया ए एक्स, ए सफिक्स एक्स। इस स्ट्रिप को अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये वो स्ट्रिप था डी एक्स की लेंथ, इसका एरिया ए एक्स। इसमें जो लोड लगेगा वो कितना लगेगा, पी एक्स लोड लगेगा। और ये पी एक्स जो होगा वो किसकी वजह से होगा, जो बॉटम पार्ट के लिए। तो पी एक्स लोड निकाल लेते हैं। लोड क्या होगा, मास, नीचे का मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू ग्रेविटी। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके मैंने कल बताया था गामा। तो वॉल्यूम इंटू गामा, वॉल्यूम। नीचे का जो एरिया है ये कोन की तरह है, इस कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 ए एक्स इंटू लेंथ एक्स, ये इसका वॉल्यूम इंटू गामा। इसको और अच्छी तरह लिख लेते हैं। तो पी एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए सफिक्स एक्स डिवाइड बाई 3, ए सफिक्स एक्स एक्स गामा बाई 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस शिप के ऊपर जो जितना लोड लग रहा है नीचे वाले पोर्शन की वजह से वो इतना लग रहा है। तो इस लोड की वजह से इस स्ट्रिप में जो इलोंगेशन आएगा डेल्टा स्ट्रिप वो निकाल लेते हैं। तो डेल्टा स्ट्रिप वो कितना हो जाएगा, पी एक्स डी एक्स अपॉन में ए एक्स इंटू पी। फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए। पी क्या है यहाँ पर, पी एक्स लोड लगा है। एल क्या है, डी एक्स लेंथ के लिए निकालना है। और जो एरिया है इस स्ट्रिप का वो कितना है, ए एक्स है। तो ए एक्स इंटू ई कॉन्स्टेंट है पूरे से। तो पी एक्स की वैल्यू अगर हम सब्सिट्यूट करें यहाँ से, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स इंटू गामा इंटू डी एक्स अपॉन में, अच्छा थ्री में, तो ए एक्स बाई 3। पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स एक्स गामा बाई 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो ये जो ए एक्स है और ये वाला जो ए एक्स है कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है फाइनली, गामा एक्स डी एक्स अपॉन में 3। ठीक, ये क्या आया, डेल्टा स्ट्रिप आया। तो इस स्ट्रिप में इतना इलॉन्गेशन हो रहा है। ऐसे ही कितने स्ट्रिप होंगे इसमें, इन अगर सारे स्ट्रिप को अगर हम जोड़ दें, इन सबकी इलॉन्गेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इलॉन्गेशन आ जाएगा। तो टोटल इलॉन्गेशन निकालने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं डेल्टा टोटल निकालूँ वो क्या होगा, इंटीग्रेशन जीरो टू एल, जीरो से लेके एल तक, किसका, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप। ऐसे सारे स्ट्रिप को ऐड कर देते। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँ जीरो टू एल, क्या फंक्शन है हमारे पास, डेल्टा स्ट्रिप की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, गामा एक्स डी एक्स अपॉन में 3। यहाँ इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हो जाएगा गामा अपॉन में 3 ई एक्स स्क्वायर बाई 2
लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 से एल। सॉल्व करें तो यह आ जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन में 6। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा शायद, कि सेल्फ वेट की वजह से जो टोटल इलांगेशन आया डेल्टा टोटल वो कितना आया, गामा एल स्क्वायर अपॉन में 6। तो आपको अगर याद हो रेक्टेंगुलर केस में, जो रेक्टेंगुलर बार था इसमें अगर सेल्फ वेट की वजह से जो हमने निकाला था, यहाँ पर जो डेल्टा टोटल आया था वो आया था गामा एल स्क्वायर अपॉन में 2। मान लीजिए दोनों की लेंथ सेम है, ये कॉनिकल की और इसकी लेंथ सेम है, गामा वेट डेंसिटी भी दोनों मटेरियल सेम यूज कर रहे हैं, ई भी सेम है, तो हम ये देख सकते हैं कि कॉनिकल में जो जो डिफॉर्मेशन आया, एलोंगेशन आया वो कम है, इसका 1/3। मतलब इसमें अगर 1/3 करूंगा तो भी तो ये आएगा। चलिए इसको भी, जैसे हमने इसको W के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा था तो तब आया था डब्ल्यू एल अपॉन में 2AE। ऐसे ही इसको भी टोटल वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि वहां से एक्सप्रेशन क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग ही पता लगेगा, देखते हैं। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये हम जब कंपेयर करना हो कि रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बार के केस में और कोनिकल बार के केस में किसमें इलोंगेशन ज्यादा आता है, तब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था रेक्टेंगुलर केस में जो भी लिखा था मैंने, गामा एल स्क्वायर अपॉन में 2, तो इजिली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू के फॉर्म में लिख के देखते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ। तो जो टोटल वेट मान लीजिए जैसे मैंने तब लिया था डब्ल्यू, मतलब 100 kg या 100 kN जो भी दे रखा है, तो टोटल वेट को मैं लिख सकता हूँ गामा इंटू वॉल्यूम। जैसे मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसी वेट क्या होता है, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। गामा गामा इंटू वॉल्यूम, इस पूरे कॉनिकल इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 A इंटू एल। ये ए दे रखा था ना टॉप मोस्ट का, यहाँ जीरो एरिया है, यहाँ पर एरिया ए है, तो गामा 1/3 A इंटू एल, ये डब्ल्यू की वैल्यू होगी। यहाँ से अगर हम गामा की वैल्यू निकालें तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3W डिवाइडेड बाई ए एल। ठीक, इस गामा की वैल्यू को यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा टोटल आ गया गामा की जगह 3W/AL, ये तो गामा की वैल्यू इंटू एल स्क्वायर बाई 6E। तो यहाँ से डेल्टा टोटल आ गया, ये 3 से 6 कैंसिल हुआ, 2 एल से एल, तो बचा WL अपॉन में 2AE। ठीक, इसका मतलब अगर टोटल इलांगेशन अगर हम टोटल वेट के केस में निकाले वो भी PL अपॉन ए उसका भी हाफ आ रहा है। हाँ, कंपेयर करने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन क्यों यूज करेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पास में ही रेक्टेंगुलर बीम के लिए भी लिख देता हूँ दोनों ही। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लिखते हैं जो हमने पहले निकाल रखा है, तो गामा टोटल वेट डेंसिटी के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा, और टोटल वेट की केस में लिखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपेयर करने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि गामा दोनों भी सेम होगा, एल भी सेम है, ई भी सेम है, तो कंपेयर इजिली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है एरिया, आपने ये जो टॉप का एरिया दिया है और जो रेक्टेंगुलर बीम का जो टोटल एरिया दिया है ये हो सकता है सेम दे दिया, एल भी सेम है, ई भी सेम है, लेकिन जो वेट डिफरेंस, वेट में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इसका टोटल वेट अलग हो सकता है, उसका टोटल वेट अलग हो सकता है, क्योंकि एरिया में वेरिएशन है। तो कंपेयर करने के लिए हम रेक्टेंगुलर बीम और इसको ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, और वैसे अगर कैलकुलेट करना हो, अगर दे रखा है कि एक कोनिकल बार है, उसका टोटल वेट है W 100 kN, ई दे रखा है, सॉरी, हाँ ई दे रखा है और गामा दे रखा है, वेट डेंसिटी दे रखा है, तो वहां से अगर मुझे निकालना हो तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर दूंगा। सॉरी, अगर वेट दे रखा है तो ये वाला यूज करेंगे, जल्दी निकल जाएगा WL अपॉन, और ये याद भी जल्दी रहेगा क्योंकि हमें फॉर्मूला याद रहता है PL अपॉन ए, उसका ये बस हाफ करना है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इन्हें भी आपको याद रखना है, कोनिकल बार के लिए ये और ये दोनों ही याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो टेपर्ड बीम के लिए था। ये जो बीम दे रखा है इसका इधर जो डायमीटर है वो D1 है, और टैपिंग हो के यहाँ जो डायमीटर बचा है वो D2 है। तो इसमें हमने एक एक्सियल लोड लगाया है P का अलोंग इट्स एक्सेस, और इस CG से पास हो रहा है ये लोड। ठीक है, तो हमें इसके लिए हमें टोटल इलोंगेशन मतलब कितना डिफॉर्म होगा वो निकालना है। तो
ये वाला केस दूसरे केसेस से कैसा लगा जो इससे पहले हमने करा? जो सेल वेट के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या हो रहा था कि उसमें जो लोड है वो चेंज हो रहा था कि टॉप में मैक्सिमम, यहाँ पर जीरो। पर इस वाले केस में पूरे एल लेंथ में फोर्स सेम ही। कैसे? अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, सिर्फ इतने रीजन को देखूँ, तो यहाँ पर पी है तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी पी ही होगा। तो ऐसे पूरे हर सेक्शन में पी तो सेम है। इसका मतलब जो डेल्टा पी एल अपॉन में ए ही फॉर्मूला था पूरे पूरे एल लेंथ में, जो पी है वो कांस्टेंट। पर तब भी नहीं लगा पा रहे, क्यों? क्योंकि जो अब एरिया में वेरिएशन हमें चल रही है, ई तो पूरे मटेरियल के लिए सेम दे रखा है, ठीक है। अब एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हमें स्ट्रिप यूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना आपको? पहले नहीं यूज कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर लोड का वेरिएशन था। अब यहाँ लोड तो कांस्टेंट है, पर लेकिन एरिया में चेंजेस आ गया। तो यहाँ पर मैं इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप अज्यूम करता हूँ। मैं ये वाली बीच वाली लाइन मिटा देता हूँ, एक स्ट्रिप अज्यूम करता है, और इसका जो लेंथ है वो डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो डायमीटर है वो मान लीजिए डी है, ठीक। तो चलिए पहले हम इसका डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ डायमीटर डी टू दे रखा है और यहाँ डायमीटर डी वन दे रखा है। हमें यहाँ कहीं पर निकालना है डायमीटर डी कितना होगा। तो इस डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इतना तो डी टू हो गया। उसके बाद ये जो पोर्शन जितना ऐड हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं? लीनियरिटी से, कि इतना वेरिएशन एल लेंथ में आया तो इतने में कितना आएगा, ठीक है। तो जो फाइनल डायमीटर डी है उसको मैं लिख सकता हूँ डी टू, पहले इतना ऐड कर दिया, प्लस टू टाइम्स, क्योंकि ऊपर भी ये एक्स्ट्रा पोर्शन है और नीचे भी ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, टू टाइम्स ये कितना होगा? देखिए ये टोटल कितना है, डी वन माइनस डी टू, डी वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाई टू। ये लेंथ कितना है? अगर मैं डी वन में से डी टू माइनस कर दूं तो मुझे ये प्लस ये वाला लेंथ मिलेगा, उसका मैंने हाफ कर दिया तो ये मिला। तो इतना चेंज आया कितने लेंथ में? एल लेंथ में। तो एक्स में कितना आएगा? इंटू, ठीक। तो मैं आप लोग इतना चेंज सिमेट्रिकल ट्रायंगल से इतना चेंज आया इतने लेंथ में, तो इतना इतने लेंथ में कितना ये चेंज होगा। तो यहाँ से अगर हम डी टू निकाले, डी टू इक्वल्स टू ये टू से ये टू कैंसिल, और यहाँ बचा डी वन माइनस डी टू बाई एल इंटू एक्स। ये पूरा कांस्टेंट ही है, इसको हम के एज्यूम कर लेते हैं। बस के इसलिए एज्यूम कर रहे हैं ताकि ये हर बार हमें डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इतना बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जा रहा है, इसको हमने छोटा बना लिया। तो डी इक्वल टू क्या आया? डी टू प्लस के एक्स। वहां पर के क्या है? डी वन माइनस डी टू बाई एल, ठीक। तो डायमीटर पता लग गया यहाँ पर, इस सेक्शन पे कितना डायमीटर, वो कितना है? डी टू प्लस के एक्स। तो इस स्ट्रिप में अगर हम इलोंगेशन निकालें, तो इलोंगेशन के लिए फॉर्मूला डेल्टा ऑफ स्ट्रिप वो कितना हो जाएगा? पी पी लोड जितना लग रहा है उस सेक्शन में पी लोड लग रहा है, एल एल क्या है? डी एक्स अपॉन में ए एक्स इंटू ए एक्स की वैल्यू क्या है? पाई बाई फोर, सर्कुलर सेक्शन है ना, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यहाँ पर डायमीटर डी है, ठीक है। तो हम इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं ऊपर वाले इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा ऐसे। मैं बस इसे रख देता हूँ डायमीटर। तो देखिए जो डेल्टा स्ट्रिप है, अगर मैं इसे लिखूँ तो डेल्टा ऑफ स्ट्रिप इक्वल्स टू पी डी एक्स अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या है? डी टू प्लस के एक्स का होल स्क्वायर इंटू, और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं फोर पी डी एक्स अपॉन में पाई ई डी टू प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। फोर ऊपर चला गया, फोर पी डी एक्स, पाई और ई को मैंने एक साथ कर दिया, फिर डी स्क्वायर प्लस डी टू प्लस के एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे टोटल इलोंगेशन निकालना है, ऐसे अगर मैं सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर दूं पूरे अक्रॉस द लेंथ एल लेंथ में, तो मुझे पूरा एरिया पूरा इलोंगेशन पता लग जाएगा। तो
डेल्टा टोटल है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा स्क्रिप्ट कहाँ से 0 टू एल लेंथ के लिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये सारे 4p पाई कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लेते हैं 4p पाई इंटीग्रेशन 0 टू एल बचा के अंदर dx अपॉन d2 प्लस kx का whole। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो डेल्टा टोटल हो जाएगा 4p अपॉन में पाई ई, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो ये ऊपर जाएगा तो -2 फिर नेगेटिव आएगा और ये d2 प्लस के एक्स -1 डिवाइडेड बाई के, इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब हमें लिमिट पुट करना है। इंटीग्रेशन करना आपको आता होगा, मैं समझा नहीं रहा अभी। इसका इंटीग्रेट करके ये आया, लिमिट पुट करना है बस। तो डेल्टा टोटल इक्वल्स टू फोर फोर पी अपॉन में पाई ई, पहले अपर लिमिट एल पुट करिए, -1 अपॉन में d2 प्लस के एल, d2 प्लस के एल। अच्छा ये के कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ -1 जीरो पुट करते हैं, d2 प्लस के इंटू जीरो, के इंटू जीरो। ठीक है, लिमिट सॉल्व करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ बाहर तो 4p बाई पाई ई के पहले से ही था, यहाँ पर क्या बचा -1 अपॉन में। अच्छा इसे देखिए क्या है, d2 प्लस के इंटू एल, d2 प्लस के की वैल्यू क्या थी, d1 माइनस d2 बाई एल इंटू एल। के को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो के की वैल्यू उसकी वैल्यू यही तो थी। अब एल से एल कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, d2 से d2 माइनस हो जाएगा तो d1। तो इसको जब सॉल्व करा तो क्या आंसर आया, d1। ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 अपॉन, यहाँ क्या बचा d2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा 4p अपॉन में पाई ई के, ये d2 इधर जाएगा -d2 हो जाएगा और ये प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ d1 माइनस d2। d1 माइनस d2 और नीचे हो जाएगा d1 d2। ठीक है, यहाँ पर k है, ये k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 4p अपॉन में पाई ई, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, k की वैल्यू क्या थी, d1 माइनस d2 बाई एल, और बाहर हमारे पास ये ऊपर है ही d1 माइनस d2 बाई d1 d2। तो ये d1 माइनस d2 से ये d1 माइनस d2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो डेल्टा टोटल जो हमें मिला वो क्या मिला, 4p, ये l ऊपर चला जाएगा, 4pl अपॉन में पाई पाई ई, नीचे बचा d1 d2, d1 d2। तो यही हमारा टोटल इलॉन्गेशन का फॉर्मूला। याद रखने के लिए इसे हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं ताकि इजीली याद रहे, पी एल अपॉन पाई बाई 4 को नीचे ले आया, d1 d2 पाई। तो ये आपको याद रखना है कि डेल्टा टोटल टेपर्ड सेक्शन के केस में क्या होगा, अगर यहाँ डायमीटर d1 है या डायमीटर d2 है, वो होगा पी एल अपॉन में 5/4 d1 d2 इंटू। कैसे याद रखेंगे इसे, देखिए अगर ये पूरा सेक्शन अगर यूनिफॉर्म सेक्शन होता, डायमीटर डी होता, तो ये फॉर्मूला क्या होता, पी एल अपॉन में 5/4 डी स्क्वायर को डी इंटू डी लिख देता हूँ, इंटू पी एल अपॉन में ए ही तो होता है, ए की वैल्यू क्या होगी पाई/4 डी स्क्वायर, पाई/4 डी स्क्वायर होगी, तो डी स्क्वायर को मैंने डी डी लिख दिया। तो यहाँ पर दो डायमीटर थे d1 d2 हैं, d1 d2, तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। तो टेपर्ड केस में जो इलॉन्गेशन आया, टोटल इलॉन्गेशन वो क्या है, पी एल अपॉन 5/4 d1 d2 इंटू ई। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, कि इतना लंबा डेरिवेशन करके फिर फॉर्मूला करेंगे तब तक कोई और करके निकल जाएगा।
तो ये अगर आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये वैसे है तो कन्वेंशनल क्वेश्चन अब, लेकिन अब डायरेक्ट ये मतलब ये फॉर्मूला पूछते हैं। पेपर के टाइम पे अगर कुछ भी ना हो तो ये फॉर्मूला याद करके चले जाना, ये डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर हाँ अगर आता है तो हमें वो फीलिंग पता रहती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे और एक ऐसे ही टेपर सेक्शन की बात करते हैं, पर वो मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद ड्राइव कर लीजिएगा। उसमें भी ऐसी स्टेप कंसिडर करके आपको ड्राइव करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो मैं बस फॉर्मूला लिखवा दूँ। ये एक दूसरा केस है जिसमें कि ये टेपर्ड बार दे रखा है। जो पिछला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सर्कुलर टेपरिंग, सर्कुलर बार को टेपर करा गया डायमीटर D1 से D2। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो ये थिकनेस टी है ये हर जगह सेम है, मतलब ये जो थिकनेस है ये हर जगह सेम है। चेंज क्या हो रहा है, वो ये डेप्थ चेंज हो रहा है। यहाँ B1 है और यहाँ B2 है और ये लेंथ L है। तो इस केस को भी हम डिराइव कर सकते हैं, डिराइव वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट पी एल अपॉन में ए ही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि पी जो ए है वो अब चेंज हो रहा है। जो ये ऐसे विजिबल नहीं होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी एल अपॉन में ए ई नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो ए है अब ये वेरी कर रहा है, पी तो कांस्टेंट है, लेंथ के अलोंग जो फोर्स लग रहा है हर सेक्शन पे वो तो सेम है, लेकिन जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको बस थोड़ा सा वो आइडिया दे देता हूँ कि एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पर एक स्ट्रिप काटेंगे डी एक्स लेंथ का, उसमें एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, थिकनेस तो टी ही है, एरिया कैसे निकलेगा, उस सेक्शन पे कितनी विड्थ है इसकी वो निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे सारे स्ट्रिप के लिए निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जैसे पहले करता है। तो उससे जो आंसर आएगा एंड में, मैंने एंड आंसर लिख दिया, जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। डेल्टा टी क्या होगा, पी एल अपॉन पी एल एल एन, मतलब नेचुरल लॉग B2/B1 अपॉन B2 - B1 इंटू टी इंटू टी। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है याद करने में, पर लेकिन ये जो फॉर्मूला है बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये बहुत कम, जैसे एक या दो बार ही पूछा गया, जैसे नहीं भी पूछा गया हो तो ये इसके पूछने के चांसेस इसलिए और बढ़ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं चाहूंगा कि आप जरूर याद रखें इसे, क्योंकि अगर थोड़ा हटके क्वेश्चन बनाना चाहे, थोड़ा बच्चों को अगर टेस्ट करना चाहे कि उन्हें कितना आता है, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल वो सर्कुलर का था वो सबको याद रहता है, वो सभी कर लेंगे, पर ये जिसको याद रहेगा वो कर पाएगा, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा। याद करने का तरीका अगर मैं बताऊं तो पी एल अपॉन ए ई होता है, तो पी एल ई तो है इधर, ए चाहिए। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये मान लो पूरा ये बी होता, तो अगर मान लो डेप्थ की यूनिफॉर्म बी होती, तो एरिया कितना होता है, बी इंटू टी। तो बी इंटू टी, बी की जगह यहाँ पर क्या है, B2 - B1। ये कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि बी इंटू टी, तो बी की जगह B2 - B1। ठीक है, और ऊपर एक फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या, ln B2/B1। ये तो आपको पता ही है, B1/B2 नहीं हो सकता, क्योंकि B2 बड़ा है, B1 छोटा है। अगर B1/B2 कर दूंगा तो वो लेस देन 1 हो जाएगा, और लॉग लेस देन 1 क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आंसर नेगेटिव में चला जाएगा, नहीं होगा फिर। ठीक है, इसलिए B2/B1 होगा। तो कुछ याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है पी एल अपॉन ए ही होता है। ए की जगह B2 - B1 इंटू टी, और ऊपर एक लॉग, नेचुरल लॉग लगा ln, उसमें भी कुछ नहीं सोचना, B2/B1 ही होगा, क्योंकि B1/B2 हो नहीं सकता, लेस देन 1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। नहीं समझ में आता जो मैंने बताया तो भाई कुछ नहीं कर सकता, आप इसको याद रख लीजिए, मगअप कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, तो अब इसके आगे अब दूसरे टॉपिक्स पढ़ते हैं। जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन एक्सेल के केस में जो स्पेशल केसेस है वो मैंने पढ़ा दिए। आगे फिर स्ट्रेन एनर्जी पढ़ेंगे, टफनेस पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स हम हर टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, ताकि जो हमारा ग्रिप है उस टॉपिक के ऊपर और इंक्रीज हो, बढ़े, अच्छी तरह हम उन कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने जो सेकंड लेक्चर में जो क्वेश्चंस थे लास्ट में वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड लेक्चर में जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यही चैप्टर का नाम था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। अब डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। देखिए, जो सिविल इंजीनियरिंग में जो मेनली मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कंक्रीट यूज होता है, आपको पता भी होगा। और कंक्रीट में क्या डाला जाता है, स्टील डाला जाता है, रीइंफोर्समेंट बार डाले जाते हैं, स्टील के सरिये डाले जाते हैं। तो जो कंक्रीट है, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, और जो स्टील जो हम यूज करते हैं वो एक डक्टाइल मटेरियल है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं। अच्छा, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। ठीक,
छोटे क्लास ऐसे 7th 8th में आपने पढ़ा होगा कि डक्टिलिटी क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, और मेलिएबल मटेरियल कौन से होते हैं। तो छोटे क्लासों में डक्टिलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते थे कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। और जो ऐसा हम नहीं कर सकते, जिनको इलोंगेट करके फोर्स लगा के हम उसे वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे हम ब्रिटलनेस बोलते थे। तो छोटे क्लास के हिसाब से वो सही था, क्योंकि तब उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बच्चों को कि इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। तो तब उनके लिए वो डेफिनेशन सही था, वैलिड था, अच्छा था। पर हमारे लिए जब हम एज ए इंजीनियर किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह जानना अब हमारा काम ड्यूटी हो जाता है, क्योंकि उससे ही हम उसको डिज़ाइन करने वाले हैं। कंक्रीट जो आप यूज़ कर रहे हैं, स्टील जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं पता, तो आप उसको डिज़ाइन ही कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस क्या होता है। तो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस को समझने से पहले एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं मटेरियल कंसिडर करता हूँ जो इलास्टिक रबड़ होता है, यहाँ लिखते हैं इलास्टिक रबड़, पता है आपको, जो इलास्टिक बैंड होता है। तो इसमें हम कुछ लोड लगाते हैं और देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने लोड लगाया है 5, ठीक, 5 न्यूटन का लोड लगाया है। तो क्या होगा, जब ये इलास्टिक बैंड है, तो इसको हम 5 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं, तो ये इलोंगेट होगा, क्योंकि ये जो लोड था 5, ये इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर था। जैसे कि हमें पता है कि जो इलास्टिक बैंड होता है वो बहुत हद तक इलोंगेट हो सकता है, बहुत खींच सकते हैं उसे। तो जो 5 फोर्स था, ये इसके इलास्टिक लिमिट के अंदर था। तो क्या हुआ कि जब मैंने लोड लगाया तो ये इलोंगेट हुआ, और जैसे ही मैं इस लोड को रिमूव कर दूंगा, मतलब इसको इलोंगेट करना, ये लोड हटा दिया जब मैंने, ये फिर से रीगेन कर जाएगा, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अब मैंने लोड को इंक्रीज करा, लोड इंक्रीज करके मैंने कर दिया 10, या थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, 20 इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मैंने लोड इंक्रीज करके कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो अब भी क्या होगा कि ये इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर था, तो ये इलोंगेट हुआ। फिर जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा इस लोड को, ये फिर से अपने साइज को रीगेन कर जाएगा। तो ऐसा हम लोड इंक्रीज करते रहेंगे। एक्चुअली हम फाइंड मैं क्या एक्चुअली हम क्या फाइंड करना चाहते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपने स्ट्रेस टेंस जैसे बताया था मैंने, ये यहाँ स्ट्रेन होता है, यहाँ स्ट्रेस होता है। ये रबड़ का नहीं है, स्ट्रेस टेंस ये रबड़ का नहीं है, पर हम कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो फ्रैक्चर पॉइंट एफ है और जो इलास्टिक पॉइंट ई है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि रबड़ के केस में ये फ्रैक्चर पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट कितनी दूरी में है। मतलब ये जो गैप है, ये कितनी दूरी में है। मैं बस वो देखना चाहता हूँ। तो 20 लगाया, इलोंगेट हुआ, रिमूव करा तो फिर से रीगेन कर गया, बढ़ा के 80 कर दिया, ठीक, तब भी इलोंगेट हो गया, रिमूव करा तो रीगेन कर गया। अब इसको जैसे ही मैंने 90 करा, तो मैंने देखा कि वहाँ फ्रैक्चर आ गया मटेरियल में। मतलब खींच रहे थे, ठीक था, इलोंगेट हो रहा था, पर जैसे ही 80 तक भी वो इलोंगेट हो गया, पर जैसे ही वो 90 हुआ, क्या हुआ, एकदम ही उसमें फ्रैक्चर आ गया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो उसका फ्रैक्चर पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर है, 90, और इलास्टिक लिमिट आसपास है इसके 80 के। तो अब जो लोड लेते हैं वो 80 और 90 के बीच में लेते हैं, क्योंकि लगभग यही हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। तो मैंने मान लीजिए 82 लिया, तो ये देखा यहाँ पर भी वो इलोंगेट हुआ, और फिर उसे जब छोड़ा तो वो रीगेन कर गया। तो ऐसा करते करते एक पॉइंट मिल जाएगा 83, कि इसके आगे अगर आप लोड लगाओगे तो ये रीगेन नहीं कर रहा। पर इसके आगे आप और कितना बढ़ सकते हैं, इसको अगर मैं इसके आगे और आप कितना बढ़ सकते हैं, सिर्फ 7 का डिफरेंस। 83 से आप हल्का सा भी आगे बढ़ेंगे, 7 का अगर आपने जंप करा, तो डायरेक्ट वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। तो रबड़ के केस में क्या होता है, जो इलास्टिक लिमिट होता है और जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो ये गैप है, वो वेरी लेस होता है। गैप लेस, गैप लेस नहीं, मतलब गैप इज लेस, गैप इज गैपलेस का मतलब तो दोनों पॉइंट ऐड करके, गैपलेस नहीं, मतलब ये जो इलास्टिक पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम है। चलिए इसको अब यहीं रख देते हैं। अब एक दूसरी मटेरियल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कॉपर वायर लिया, अब इसको इलोंगेट करते हैं।
तो इस कॉपर वायर को आपको पता भी होगा कि इस कॉपर वायर को जब इलोंगेट करेंगे तो कुछ हद तक तो लोड इसमें, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने 10 लगाया तो इलोंगेट हुआ, जैसे रिलीज करा तो फिर से रिगेन करके, क्यों? क्योंकि ये इसके इलास्टिक लिमिट में था। ऐसे 20 अब भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अब मैंने इसको कर दिया 30। ये सिर्फ एक रैंडम वैल्यूज, आर्बिट्री वैल्यूज आप बस समझने के लिए। अब मुझे ये पता लगा कि 30 के ऊपर अगर मैं लोड लगाऊंगा, जैसे 31, 32 या 35, तो तब जो डिफॉर्मेशन आएगा वो परमानेंट आ रहा है। इसका मतलब जो ये 30 है वो कैसा है? इलास्टिक पॉइंट है, ई। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर मैं लोड लगाते रहूंगा तो जब उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, वो जब लोड हटाऊंगा तो वो डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन इस बॉडी में शो कर जाएगा। 30 के बाद करते रहे करते रहे करते रहे, और इसका जो फ्रैक्चर पॉइंट था, मतलब लोड लगाते गए, अब मुझे ई तो मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए था? एफ चाहिए था। तो मैं लोड लगाता गया, तो मैंने ये देखा कि ये कौन से लोड पे फ्रैक्चर होता है। तो मान लीजिए मुझे पता लगा कि ये 200 पे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत इजीली विजिबल है जो ये गैप है इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में, जो गैप है वो लार्ज गैप है, लार्ज गैप। तो अब यहाँ से क्या समझ में आता है इन दो कंक्लूजन से? कि ऐसे मटेरियल में जिसमें इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में गैप बहुत कम है, क्या हम इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन ला सकते हैं, और कितना ला सकते हैं? देखिए, मान लीजिए मुझे एक वायर बनाना है। ठीक है, मान लीजिए ये मटेरियल था, डक्टिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसे हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसे वायर बनाना है तो मुझे लोड लगाना पड़ेगा, पर वायर ही कब बनेगा? जब इसका लोड इलास्टिक लिमिट के बाहर होगा, वरना क्या लोड लगाया वो वायर की शेप में कन्वर्ट हो गया, पर जैसे ही मैंने लोड हटाया तो वो फिर से रिगेन कर जाएगा। इसका मतलब मुझे जो लोड लगाना पड़ेगा वो बिलो सॉरी अबव द इलास्टिक पॉइंट लगाना पड़ेगा, इलास्टिक पॉइंट के बाहर लगाना पड़ेगा। तो ये जो लोड होना चाहिए वो, ये लोड जो P है, जो P है, इट शुड बी ग्रेटर देन ई, इलास्टिक पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अब मुझे लोड इतना भी नहीं लगा देना वायर को बनाते हुए कि उसको हम तोड़ ही दे, तो मतलब फिर फायदा क्या? फिर वायर में कन्वर्ट थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो जो पी जो लोड है वो इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में होना चाहिए कहीं पर। तो जिन मटेरियल में ये जो गैप है वो ज्यादा होगा, उसी मटेरियल को तो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉपर कॉपर वायर हमने देखा है, इसीलिए ही देखा है क्योंकि जो इलास्टिक पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मुझे ई और एफ के बीच का रीजन चाहिए, यहाँ पर गैप बहुत कम है। तो ऐसे मटेरियल को हम वैसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वायर्स अगर बनाना है तो आपको जो लोड देना पड़ेगा वो इलास्टिक लिमिट के बाहर देना पड़ेगा, तभी तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन दिखेगा। वरना तो जब तक आपने लोड लगाया तब तक दिखेगा, फिर रिमूव कर देंगे तो नहीं दिखेगा, फिर से वायर का क्या बन गया? एक ब्लॉक बन गया। तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, तो पर एक वायर ही चाहिए पूरा, हर वक्त वो वायर की फॉर्म भी बना रहे। तो ई के बाहर लोड लगाना पड़ेगा, और लोड इतना भी ना हो जाए कि वो फ्रैक्चर ही कर जाए। तो ई और एफ के बीच में कहीं लोड होगा, उसकी वजह से ये जो मटेरियल है वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ई और एफ के बीच की जो दूरी है इसको थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करते हैं कि अच्छा, अगर गैप इतना होगा, ई और एफ के बीच में गैप इतना होगा तो तभी हम उसे डक्टाइल कहेंगे, और ई और एफ के बीच में गैप अगर इससे कम हुआ तो तब उसे ब्रिटल कहेंगे। तो उसको हम टेक्निकली देखते हैं कि कब उसे डक्टाइल बोलेंगे और कब उसे ब्रिटल बोलेंगे। तो जल्दी से मैं एक स्ट्रेस कर्व ड्रॉ कर देता हूँ माइल्ड स्टील का। तो ये एफ था, यहाँ कहीं ई था, ये फ्रैक्चर पॉइंट, ये इसका इलास्टिक पॉइंट। ये जो रीजन है इससे पहले का, ये कैसा रीजन है? इलास्टिक रीजन है। और ये जो रीजन है वो प्लास्टिक प्लास्टिक रीजन है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेन हुआ उसे हम इलास्टिक स्ट्रेन बोलेंगे। चलिए रेड पेन से लिखे, इलास्टिक स्ट्रेन। स्ट्रेन जो इलास्टिक लिमिट के अंदर हुआ, इलास्टिक स्ट्रेन। और यहाँ से लेके यहाँ तक के में जो स्ट्रेन होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक स्ट्रेन, या ऐसा भी कह सकते हैं पोस्ट
इलास्टिक स्ट्रेन, क्या समझ में आया? कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन हुआ, पोस्ट का मतलब क्या होता है, उसके बाद में, उस पॉइंट के बाद में, इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। मतलब कि ये किसके बराबर है, इलास्टिक स्ट्रेन ही है, बस नाम दूसरा है। ठीक है, जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड होता है, पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, बाद में पैसा देना है, तो ऐसे इलास्टिक लिमिट के बाद जो स्ट्रेन हुआ, तो एक्चुअली यही तो वो गैप है। इसे अगर हम ढंग से देखें, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन क्या है, ई और एफ के बीच का जो गैप है, इतना रीजन ही तो प्लास्टिक का था। तो ई और एफ के बीच में जो गैप था वो एक्चुअली किससे डिफाइन होता है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन से। ये जो ई और एफ के बीच में जो गैप चाहिए था हमें, वो किससे डिफाइन हो रहा है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन से। तो इसलिए कहते हैं ये कि अगर पी ई एस मतलब पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर ग्रेटर देन 5% है, ग्रेटर देन 5% है, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। और अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन लेस देन 5% है, तो उसे हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ये थोड़ा टेक्निकली हमने डिफाइन कर लिया कि हमने तो बस इतना पढ़ा था ना कि ई और एफ के बीच में दूरी होनी चाहिए, वो कितनी दूरी होनी चाहिए, तो टेक्निकली अगर 5% से ज्यादा है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, तो तब हम उसे कहेंगे डक्टाइल मटेरियल है, और 5% से कम है तो वो ब्रिटल मटेरियल है। तो इसीलिए जो रबड़ होता है, जो उसमें इलास्टिक पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। और कितना कम होता है, 5% से कम होता है, इसलिए हम रबड़ को ब्रिटल मटेरियल में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटल और डक्टाइल है, वो जो डिफाइन करते हैं, वो इलास्टिक लिमिट के बाहर कितना इलोंगेट हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है, जो रबर जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही बहुत सारा, जिसका जो ये वाला स्ट्रेन होगा वो बहुत ज्यादा होता है। पर डक्टाइल डिपेंड करता है कि इस ये वाला गैप कितना ज्यादा है, इस वाले गैप से नहीं। रबर के केस में ये वाला गैप ही बहुत ज्यादा होगा और ये बहुत कम होगा। ठीक है, तो इलास्टिक मटेरियल तो है रबर, पर डक्टाइल नहीं है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिख देता हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। मैंने वो लिख दिया है, जो भी पॉइंट्स मैंने समझाया है, कि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर ग्रेटर देन 5% तो डक्टाइल मटेरियल, 5% से कम तो ब्रिटल मटेरियल। स्ट्रेस एंड कम में अगर इस पॉइंट को अगर देखें कि इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में जो गैप है वो 5% से ज्यादा है तो डक्टाइल, 5% जो ये गैप है बहुत कम है तो ब्रिटल। और एक बात अगर हम देखें कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बना रहे हैं, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बना रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल का जो ये एक्स एक्सिस है वो ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो मटेरियल दूं आपको, आप बता सकते हैं कौन सा ज्यादा डक्टाइल है। तो इन दो मटेरियल में डक्टाइल ज्यादा कौन है, ये वाला ज्यादा डक्टाइल है। क्यों, इलास्टिक पॉइंट का यहाँ पर होगा, जो ये गैप है ये ज्यादा है, इसका ये जो गैप है ये कम है, तो ज्यादा डक्टाइल कौन हुआ, ये हुआ। इसका मतलब जितना ज्यादा एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ होगा, उतना ज्यादा ये डक्टाइल होगा। तो इस पॉइंट को बस लिख देते हैं, मोर एक्स एक्सिस, ये बस आपको याद रखने के लिए, मोर एक्स एक्सिस तो उतना ही ज्यादा डक्टिलिटी। और इधर मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा था, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये। यहाँ देखिए, इसके इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में तब भी थोड़ा सा गैप है, और इसकी इलास्टिक लिमिट जो ऊपर है इसके, उसमें और कम है। इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मोर वाई एक्सिस मोर ब्रिटल, मोर एक्स एक्सिस मोर डक्टाइल, मोर डक्टाइल। ठीक है, जितना एक्स एक्सिस होगा तो क्या डिफाइन करेगा, ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है, जितना वाई एक्सिस होगा उतना ही ब्रिटल मटेरियल है। ये बस एक की पॉइंट की तरह याद रखना, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन से आ जाएंगे, बहुत सारे ग्राफ ऐसे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसमें बोल देगा कि ये से कितना डक्टाइल है, कौन सा, एबीसी नाम कर देगा इसका,
कि ए ज़्यादा डक्टाइल है बी से, बी सी ज़्यादा ब्रिटल है इससे, तो ऐसे करके कंपैरिजन कभी कभी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, और टेक्निकली बता दिया कि 5% से ज़्यादा, 5% से कम। तो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस में इतना ही था। हाँ, दूसरा लास्ट पॉइंट जो हमें अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी थी, आप बस इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है, जैसे कि स्टील है, ये टें कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है। जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसका जो कंप्रेशन होता है, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, जो उसका कंप्रेशन में यील्ड है वो बहुत ज्यादा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका बहुत ज्यादा होता है। फिर उसका टेंशन, और सबसे वीकेस्ट होता है वो शियर टाउ। ये आप याद रखेंगे, अभी के लिए याद रखिए, बाद में हम यूज हो जाएंगे इससे। कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो सबसे बढ़िया किस्म होता है कंप्रेसिव, मतलब अगर डक्टाइल मटेरियल में आप कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो वो बहुत हद तक बहुत ज्यादा कंप्रेशन लोड झेल लेगा। पर अगर आप शेयर लगाएंगे इसी डक्टाइल मटेरियल में तो बहुत जल्दी फेलियर आ जाएगा, बहुत कम लोड ही वो झेल पाता है शेयर में। ऐसा ही अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के लिखूं, तो ब्रिटल मटेरियल सबसे स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में, फिर शेयर में, अच्छा कंप्रेशन सिग्मा, फिर शेयर, और सबसे वीक होता है टेंशन में। ठीक है, तो जो ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कंक्रीट था, उसे अगर आप खींचोगे, उसमें अगर टेंशन प्रोड्यूस करोगे तो बहुत जल्दी क्रैक आ जाएंगे, बहुत जल्दी टूट जाएगा, वीक होता है, ज्यादा लोड झेल नहीं पाता, लेकिन कंप्रेशन बहुत ज्यादा झेल लेगा। इसीलिए क्या करते हैं कि कंक्रीट जब ब्रिटल मटेरियल है, टेंशन वो झेल नहीं सकता, तो उस टेंशन को हम बियर करने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टील टेंशन ले सकता है। ठीक है, इसलिए हम उसको और इसको, कंक्रीट और स्टील को क्लब करके मटेरियल बनाते हैं, उसे कहते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि डक्टिलिटी की ये प्रॉपर्टीज है, ब्रिटलनेस की ये प्रॉपर्टीज है। चलिए अब आगे टफनेस के बारे में पढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या होता है।